जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक उत्सर्जन को शुरू किया था। उत्सर्जन के एक टॉपिक को हमने खत्म कर दिया था, जिसमें हमने मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को फिनिश किया। ठीक, आज के क्लास में हम दो ही चीज को फिनिश करेंगे और वो दो चीज हमारा हीमोडायलिसिस कहलाता है, और बात करें तो पादप में उत्सर्जन को समझेंगे। पादप में उत्सर्जन होता क्या है, नहीं होता है, वगैरह वगैरह को समझेंगे। हीमोडायलिसिस को गौर करके समझिएगा आप लोग। हीमोडायलिसिस को अच्छे से समझिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। देखिए, हीमोडायलिसिस होता क्या है। सबसे पहले मैं टॉपिक लिखता हूं और चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, और टॉपिक का नाम है हीमोडायलिसिस। क्या नाम है टॉपिक का नाम? हीमोडायलिसिस है। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर अपने क्लास को आज का शुरू किया जाए। श्री राम सबकी भलाई करेंगे और भलाई की शुरुआत हम ही से करेंगे। और चलिए शुरू किया जाए हीमोडायलिसिस को। बालक समझना है, देखो हीमोडायलिसिस होता क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझो। हो सकता है किसी के किडनी में कुछ फॉल्ट हो जाए, हो सकता है किडनी में चोट लग जाए, हो सकता है किडनी खराब हो जाए। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी का हो जाता है इन द केस, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक प्रेमानंद बाबा महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज। वो 17 साल से उनके पास दोनों किडनी नहीं है और वो डायलिसिस सर्जरी करते हैं। मतलब जिसके पास दोनों किडनी खत्म हो गया, जिसको डॉक्टर स्वयं जवाब दे दिया कि अब आप भगवान के भरोसे। और वो व्यक्ति जो है, वो बाबा जो है, 17 साल तक जीवित। उनको मेरा सतत नमस्कार है, सतत प्रणाम। वो स्वयं भगवान के अवतार है, वो स्वयं भगवान के अवतार है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर का बाबा उसी दिन मर गया था जिस दिन उनका किडनी खराब हो गया। उनका एक एक वचन, एक एक बोली मुंह से लगता है मधु चुआ, जिसने कहते मधु का गिरना उनके मुख से निकला, वैसे हुआ है। तो बाकी बात की बात है। लेकिन उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनका दोनों किडनी फेल होने के बाद वो डायलिसिस पे चल रहे हैं। डायलिसिस पे चलने के बाद अगर हम बात करते हैं डायलिसिस होता क्या है, तो हीमोडायलिसिस को हम समझने के बाद करते हैं। जिस व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनी खराब होने के बाद एक विशेष तरह का अविकसित यंत्र, अति विकसित यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्योंकि किडनी मान लो खराब हो गया, तो अगर किडनी खराब हो गया तो एमोनिया को यूरिया में तो यकृत कन्वर्ट कर दिया, हमारा यकृत उसको बदल दिया। लेकिन एमोनिया जो है, यकृत एमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया। यूरिया को अब भेजेगा कौन? मूत्र मार्ग के द्वारा। किडनी नहीं है कहीं। तो हीमोडायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब, अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो यह एक अति विकसित, लिखिएगा आप लोग, अति विकसित, क्या? अति विकसित यंत्र है जो मानव में वृक्क का कार्य करती है। तो बालक यहां तक आपको समझ में आया क्या? अगर हम बात करें किडनी का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? हीमोडायलिसिस। मतलब हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस एक अति विकसित यंत्र है। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या होता है? तो एक अति विकसित यंत्र के द्वारा मानव में वृक्क का कार्य करना, वो क्या कहलाता है? वो हीमोडायलिसिस कहलाता है। तो अगर अति विकसित यंत्र के द्वारा वृक्क का कार्य करना, वो क्या कहलाता है? अगर हम इसकी बात करें तो वो डायलिसिस यंत्र कहलाता है। और वो अति विकसित यंत्र कौन सा है? तो वो अति विकसित यंत्र जो है हमारा डायलिसिस, क्या? डायलिसिस जो है यंत्र। डायलिसिस यंत्र के द्वारा, डायलिसिस यंत्र क्या है? डायलिसिस यंत्र की बात करें तो वृक्क का कार्य जो करती है उसे हम डायलिसिस यंत्र कहते हैं। हीमोडायलिसिस क्या होता है? जब अति विकसित यंत्र के द्वारा मानव में वृक्क का कार्य किया जाता है, उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डायलिसिस यंत्र की, तो डायलिसिस यंत्र को कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है। कृत्रिम वृक्क का मतलब होता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी भी इसको कहा जाता है। मतलब जो कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है।
तो उसी तरह डायलिसिस यंत्र कृत्रिम वृक्क होता है और वृक्क का कार्य करता है। क्या करता है? वृक्क का ये कार्य करता है। अच्छा, अब भाई यही बताइए कि कृत्रिम वृक्क जो है वृक्क का कार्य किस प्रकार से करता है। तो मान लेते हैं हमारा एक प्रकार से ये धमनी है और ये हमारा क्या है? सिरा है। हमारे हाथ का, हाथ में इस ये वाला एक धमनी है और ये सिरा है। जस्ट सपोज मान लिया जाए, पहले कार्य को समझिए उसके बाद बात करते हैं। ये धमनी है, ये क्या है? ये सिरा है, ठीक है। धमनी से एक पाइप लिया जाता है, इस तरह से समझना थोड़ा सा। धमनी से इस तरह से पाइप लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक पंप को लगा दिया जाता है जो कि इसका रक्त का प्रेशर को मापता है, कितना प्रेशर से रक्त आ रहा है, कितना प्रेशर से रक्त को भेजना है, नहीं भेजना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक पंप रहता है। क्या रहता है? यहाँ पर एक पंप, उसको कितना स्पीड से नीचे भेजना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रतिस्पंदक संयोजन होता है। क्या होता है? प्रतिस्पंदक बताएंगे अभी, इसका हर एक का मतलब अभी समझाएंगे आपको। प्रतिस्पंदक संयोजन होता है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें आगे, ई जो मशीन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं डायलाइजर। इसको क्या कहते हैं? डायलाइजर। डायलाइजर कहा जाता है। एकरे में जो होता है, जो मेन काम है इसी में होता है। डायलाइजर के बाद बात करें तो डायलाइजर के बाद एक हमारा इस तरह से एक हमारा सिलेंडर के शेप का, बेलनकार के शेप का कुछ न कुछ एक मशीन रहता है, ठीक है। तो डायलाइजर रहता है, बेलनकार का मशीन रहता है जिसे हम सेलोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलोफोन। सेलफोन नहीं, सेलोफोन कहा जाता है। सेलोफोन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सेलोफोन कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये पानी सिरा के द्वारा, अब समझिए इसका काम। इस जो फिगर हम बनाए, इस फिगर का काम को समझिए। ये क्या है? डायलिसिस मशीन है बालक। ये क्या है? एक डायलिसिस मशीन है। हमारे हाथ का ये धमनी है, धमनी से खून आया। अब देखिए होता क्या है, हमारा किडनी फेल हो चुका है। जब सपोज किसी का भी किडनी, कोई व्यक्ति का किडनी फेल हो गया है। किडनी फेल होने के बाद उसमें उसका रक्त के माध्यम से, क्यों? देखिए रक्त के माध्यम से ही सब कुछ होता है। रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर में मूत्र मार्ग के द्वारा पानी को निकाल दिया जाता है। अब रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में, रक्त में ही यूरिया रहता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और उसी यूरिया को खींचा जाता है। किडनी खींचने का कार्य करती है, छान के यूरिया को निकाल लेती है, यूरिया को मूत्र मार्ग के द्वारा निकाल देती है। अब किडनी है, ये नहीं है तो यूरिया को छानेगा कौन? तो यूरिया को छानने का कार्य डायलाइजर करता है। डायलाइजर क्या करता है? यूरिया को छानने का कार्य करता है। आप लोग उतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, थोड़ा सा टॉपिक को समझते हैं, एग्जाम में पूछा उछा नहीं जाएगा। धमनी से रक्त आती है, रक्त आई, पंप किया गया, पंप चेक किया गया, उसके बाद यहाँ से पंप किया गया, कितना स्पीड से भेजा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद डायलाइजर में आता है, तो याद रखिएगा डायलाइजर में मौजूद होता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है, डायलिसिस द्रव्य मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? डायलिसिस के डायलाइजर के अंदर जो यंत्र है, यही यंत्र मेन यंत्र है। इस डायलाइजर यंत्र के अंदर मौजूद होता है डायलाइसिस द्रव्य। खून आया इसके अंदर से, इसके अंदर ये खून गए, खून में जो भी यूरिया की मात्रा थी, नमक की मात्रा थी, उसको क्या कर लिया जाता है? डायलिसिस यंत्र के द्वारा डायलिसिस द्रव में घोल दिया जाता है। और डायलिसिस द्रव में जब घोल दिया तो डायलिसिस द्रव में घोलने के बाद, याद रखना थोड़ा सा, डायलिसिस द्रव में घोलने के बाद, और ये डायलिसिस द्रव में घोलने के बाद नमक के बाद बात करें यूरिया को, हर एक चीज को घोल के रख लिया जाता है। उसके बाद सेलोफोन के द्वारा, सेलोफोन में जब वो रक्त जाता है तो सेलोफोन के द्वारा वो रक्त को फिर से कहाँ पहुंचा दिया जाता है? सिरा में पहुंचा दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें धमनी से रक्त चला, धमनी से रक्त जाने के बाद, ये भैया प्रतिस्पंदक का क्या रोल है? तो याद रखना, प्रतिस्पंदक जो है खून को 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करने के लिए काम करता है। हमारा ये पूरा जो होता है बहुत ही ठंडे तरीका से होता है और ठंडा वाली जगह पे किया जाता है। ये जो भी चीज हमारे जो डायलिसिस किया जाता है किसी व्यक्ति का, प्रत्येक पर डे डायलिसिस होता है। खून को निकाल दिया जाता है शरीर से, फिर खून को चढ़ा दिया जाता है, तो पर डे होता है। और ये जो खून होता है इसमें प्रतिस्पंदक का अगर हम बात करें तो प्रतिस्पंदक जो है एक तरह का सुई उसमें दे दिया जाता है, जिससे पूरा खून जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंड का वातावरण रखकर उसको काम किया जाता है। और उसको तरल बनाने का, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके बनेगा भैया जमता नहीं है क्या? नहीं, जमता नहीं है।
प्रतिस्पंदक का वही काम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर काम होगा और 0 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ प्रतिस्पंदक उसको क्या करता है, तरल के रूप में रखता है, एक द्रव के रूप में रखता है ब्लड को। अब ब्लड जैसे डायलिसिस में जाता है, डायलिसिस द्रव में नमक यूरिया घुल जाता है, यहाँ से नमक यूरिया चलने के बाद सेलोफोन उसको नमक यूरिया को क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है, निकाल देता है सेलोफोन, और उसके बाद फिर से सिरा में क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। सिरा से पूरा संपूर्ण शरीर में फिर वो ब्लड घूमने लगता है। 24 घंटा में प्रोसेस हो जाता है और हमारा हीमोडायलिसिस हो जाता है। समझ में आया? तो अगर हम बात करते हैं डायलिसिस यंत्र, तो डायलिसिस यंत्र कृत्रिम वृक्क कहलाता है। डायलिसिस यंत्र में क्या रहता है, डायलाइजर रहता है। क्या रहता है, डायलाइजर रहता है। और डायलाइजर के अंदर अगर आप लोग सिंपल इसी तरह रखिएगा, डायलाइजर के अंदर क्या होता है, डायलाइजर के अंदर डायलिसिस द्रव भरा होता है। क्या भरा रहता है, डायलिसिस द्रव भरा रहता है, डायलिसिस द्रव भरा हुआ रहता है। बस हो गया, बात करता है इन द सेंस हमारा सवाल सॉल्व। यही है हमारा हीमोडायलिसिस, टोटल प्रक्रिया हमारा यही था हीमोडायलिसिस का। तो आप लोग को कुछ ना, अगर एग्जाम में सवाल बने तो क्या लिखिएगा, हीमोडायलिसिस के बारे में पूछे तो मानव के वृक्क का कार्य करने वाले यंत्र को हम डायलिसिस यंत्र कहते हैं, और जिस यंत्र के द्वारा वृक्क का कार्य संपादन किया जाता है उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस में अगर हम बात करते हैं डायलिसिस यंत्र की, तो डायलिसिस यंत्र कृत्रिम वृक्क कहलाती है। इसमें डायलाइजर मौजूद होती है, डायलाइजर में डायलिसिस द्रव भरा पड़ा होगा। डायलिसिस द्रव नमक यूरिया को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद उसमें मिला देती है, और उसके बाद सेलोफोन जो है नमक और यूरिया को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद सिरा में पुनः भेज देती है, और फिर से रक्त क्या होने लगता है, दौड़ने लगता है। तो बस हो गया, बात खत्म। हमारा हीमोडायलिसिस यहीं पर था, हमारा हीमोडायलिसिस कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है पादप में उत्सर्जन। पादप मतलब पौधा, और पौधा में हम लोग उत्सर्जन को करेंगे, और आज के क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। भैया बहुत ही छोटा क्लास करवाएं तो क्या करे बालक, अब जो चैप्टर है उसको फिनिश कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दिन में हम 2 चैप्टर करेंगे। हो सकता है कोई कोई घिंचा गया हमारा, जैसे कि उत्सर्जन से पहले की हम बात करें, श्वसन सब हमारा चैप्टर जो है, ये सब हमारा चैप्टर खिंचाया है, ठीक है, थोड़ा सा खिंचाया, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, होता है कभी कभी, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। आइए आगे देखा जाए और आगे समझा जाए। आइए, पादप में अगर हम उत्सर्जन की बात करें, तो पादप में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का ये नहीं है, ठीक है। पादप में उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो आप लोग से गिना चुना सवाल पूछता है। पादप में उत्सर्जन की अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो जंतुओं की तुलना में, अगर हम बात करें जंतु की तुलना में, तो जंतु की तुलना में पादप में कोई विशेष उस तरह, जिससे हम लोग जंतु लोग उत्सर्जन करते हैं, हमारा वीर्य है, मूत्र मार्ग है, मूत्राशय है, इतना सब प्रक्रिया है, लेकिन इसका कुछ नहीं है। पादप का अगर हम बात करते हैं उत्सर्जी अंग, हमारा उत्सर्जी अंग वृक्क, तो उसी तरह उत्सर्जी अंग इसका अगर बात करते हैं, किसका उत्सर्जी अंग, तो पादप का, तो रंध्र है। क्या है, रंध्र कहलाता है या वातरंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है, रंध्र या वातरंध्र कहलाता है। वातरंध्र को लेंटिकल्स कहा जाता है, इसको रंध्र कहा जाता है। उत्सर्जी अंग है इसका, ठीक है। पादप भैया निकालता क्या है, याद रखना सॉरी, अब याद करिए, देखिए होता क्या है। देखिए अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं। पौधा में उत्सर्जी अंग क्या होता है, रंध्र होता है, वातरंध्र होता है, ठीक है। पौधा निकालता क्या है भैया, तो उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ, 2 ही चीज आपसे पूछा जाएगा, और जब ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा तो माथा मारी करके क्या फायदा है। तो याद रखना, रेजिन, गोंद और टेनिन निकालता है। क्या निकालता है, रेजिन निकालता है, गोंद निकालता है, टेनिन। अक्सर आप गोंद के बारे में चर्चा किए होंगे, आम का पत्ता देखे होंगे, आम का पत्ता को सिर्फ तोड़िएगा, बिकते तो देखिए कभी कभी गोंद निकलने लगता है, कोई ना कोई पत्ता होता है उसमें गोंद निकलने लगता है। टेनिन, रेजिन की बात करें तो रेजिन समझना थोड़ा सा। रेजिन जैसे हम बात करें तो कोई ना कोई, जैसे आमे का गाछ ले लो, आम का गाछ में बाहर बाहर गोंद टाइप का लट्ठा लगल रहता है जो रेड कलर का रहता है, और वो लट्ठा क्या कहलाता है, रेजिन कहलाता है, ठीक है। तो रेजिन निकालता है, गोंद निकालता है, टेनिन निकालता है, यही सब निकालता है, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा, कुछ पदार्थ जो है गाढ़ा दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, ठीक है। कोई पदार्थ जो है, कोई पौधा जो है गाढ़ा दूधिया कलर का ये निकालता है, क्या कहते हैं उसको, गाढ़ा दूधिया कलर का तरल को उत्सर्जन करता है, और उसको हम लोग लैक्टेस कहते हैं। कुछ पौधा जो है, अगर हम बात करें कुछ पौधा की, तो कुछ पौधा
जैसे लिखिएगा कुछ पौधा गाढ़ा, किस चीज का, गाढ़ा दूधिया तरल को उत्सर्जन करता है। क्या करता है, गाढ़ा दूधिया तरल को उत्सर्जन करता है। इसका उत्सर्जन करके क्या, उसको क्या कहते हैं, लैक्टस कहते हैं। क्या कहा जाता है, लैक्टस। तो लैक्टस क्या है, कुछ पौधा जो है गाढ़ा दूधिया कलर का द्रव को निष्कासित करता है, उसको क्या कहा जाता है, लैक्टस कहा जाता है। हो गया, बात खत्म। हमारा पादप में भी उत्सर्जन हो गया, बस बात खत्म, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज हमने उत्सर्जन को कंप्लीट कर लिया। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए इसे। और हम लोग क्या देखें, आज हमारा ये उत्सर्जन का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। 10 मिनट का ये वीडियो या 9 मिनट जो भी होगा उसे देख लीजिए और इस तरह से अपनी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एंजॉय करिए, हंसते रहिए। दुर्गा पूजा को भी बढ़िया से बनाना है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, सब कुछ करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। आशा करते हैं आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। मस्त रहिए, खेलते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।